दोस्तों, ये भुट्टो साहिब के सिलसिले की 18वीं वीडियो है। जनरल जिया-उल हक साहिब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बनाया गया? जब मेरी और भुट्टो साहिब की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई तो एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे दरियाफ्त किया, जनाब अपने जनरल जिया-उल हक साहिब को फ़ौज का सरबराह कैसे चुन लिया? उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद फरमाया, भाई ये जनरल टका खान की सिफारिश थी। टका साहब ने सिफारिश की कि उनके बाद जनरल जिया-उल हक को उनका जानशीन बनाया जाए। जनरल टका खान का ख्याल था कि जनरल जिया-उल हक एक मजहबी किस्म का शख्स है और फ़ौज का सरबराह होने के बाद वो खुद में मशगूल रहेगा और हुकूमत के लिए सियासी मामलात में कोई हलचल पैदा ना करेगा। भुट्टो साहिब के इस बयान की सदाकत अल्लाह ताला ही जानता है, क्योंकि उनके फांसी लगने के काफ़ी अरसा बाद जनरल टका खान साहिब ने एक अखबारी बयान के मुताबिक ये कहा था कि उन्होंने जनरल जिया-उल हक को फ़ौज का सरबराह बनाने की मुखालफत की थी। भुट्टो साहिब ने इसी मुलाकात के दौरान मुझे ये भी बताया कि जनरल अब्दुल मजीद मुल्क भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए एक मौजूद शख्स थे। कहने लगे, जनरल अब्दुल मजीद एक रोशन दिमाग, अक्लमंद और काबिल जनरल थे, लेकिन वो बदकिस्मती से इस ओहदे को ना पा सके। हालांकि उन्होंने मिस्टर भुट्टो ने काफ़ी चाहा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ ना दिया। मैं ने भुट्टो साहिब को जनरल अब्दुल मजीद मुल्क के मातहत SSG में सर्विस करने का हाल सुनाया और उनकी क़ियादत में 1965 की जंग का जिक्र भी किया और बाद में 1971 की जंग में उनके कारहाय नमाया की तफसील भी बयान की। तो कहने लगे कि वो एक शाइस्ता और समझदार जनरल हैं और फ़ौज के एक अच्छे सरबराह साबित होते, लेकिन ऐसा ना हो सका। भुट्टो साहिब को कभी तख्तदार पर चढ़ने का ख्याल तक ना आया था। भुट्टो साहिब अपनी ज़िंदगी के आखिरी 323 दिन रावलपिंडी जेल में कैद रहे। इस दौरान मेरे ख्याल में उनको कभी यकीन ना आया था कि उन्हें तख्तदार पर चढ़ा दिया जाएगा। उनके वकला, फैमिली मेंबर्स और जेल में मिलने वाले तकरीबन तमाम लोगों के उनसे इस मुकदमे के मुतालिक हमेशा यही कहा कि यह सिर्फ सियासी खेल तमाशा है। उन्हें बैरूनी ममालिक के सरबराहों और कई दूसरी शख्सियात के जनरल जिया-उल हक और उनकी हुकूमत पर असर रसूख का इल्म भी था। अलावा आज़ी भुट्टो साहिब के कुछ बैरूनी दोस्तों ने जनरल जिया-उल हक साहिब से उनकी मुआफ़ी का वदा तक भी ले लिया था, जो मेरे ख्याल में भुट्टो साहिब के इल्म में भी ला गया था। मुकदमा की अपील के आखिरी चंद माह के दौरान जब मुझे ये इल्म हुआ कि हुकूमत भुट्टो साहिब को फांसी देने पर तली हुई है, तो मैंने उनको अपना मुखलिसाना मशवरा दिया, मगर उन्होंने हर दफ़ा यही जवाब दिया कि यह मुकदमा झूठा और बनावटी है और उनको कुछ परवाह नहीं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, मगर वो झूठ के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे। इनके इस बहादुराना जवाब ने उनकी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। बल्कि जब 3 अप्रैल 1979 की शाम भुट्टो साहिब को सरकारी तौर पर यह बताया जा रहा था कि उनको आखिरी फैसला के मुताबिक अब फांसी दी जा रही है, तो भुट्टो साहिब इस मौत के पैगाम पर मुस्करा रहे थे। इस वक्त में आपे से बाहर हो गया था और उनको फांसी दिए जाने पर एक ज़बरदस्त इज़्तिराब की हालत में था। चूँकि मैंने ये ड्रामा शुरू से आखिर तक देखा है, इसलिए पूरे वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि भुट्टो साहिब को तख्तदार पर चढ़ने का कभी ख्याल तक ना आया था। मेरा मुखलिसाना मशवरा भुट्टो साहिब ने रावलपिंडी जेल में कैद के दौरान मुझे ये तासुर दिया कि वो इस केस के मुतालिक ज़र्रा बराबर भी फ़िक्रमंद नहीं हैं, और जब भी मैंने उनसे इससे मुतालिक कुछ कहा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि चूँकि यह बनावटी केस है, इसलिए वो क्यों फ़िक्रमंद हूँ। जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे और मुझे यकीन हो गया कि वो मेरी इज्जत करते हैं और वो ये समझ गए कि मैं इसका दिल से खैरख्वाह हूँ, तो मैंने उनसे चंद मर्तबा कहा कि उन्हें इस मुकदमे को इतनी लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, मगर उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया कि उनका इसमें ज़र्रा भी कसूर नहीं। मैंने उनसे कहा कि वो बहुत बड़े सियासतदान और मदुबर और मामला फ़हम हैं और उन्हें अपनी इस खुदाद सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए इस हालत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, मगर उन्होंने उल्टा फ़ौजी जनता को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराया। मैंने उनसे कहा कि जनाब, अगर आप ये बयान दें कि आप इन जर्नेलों से स्टाफ कॉलेज की टट्टियाँ साफ़ करवाएंगे और कोई भी आइन से इनहिराफ करने से नहीं बच सकेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि ये लोग आपको ऐसे ही छोड़कर अपनी मुसीबत खुद मोल लेंगे? बहरहाल मैंने चंद मर्तबा सिद्ध दिल से उनसे अर्ज़ किया कि उन्हें किसी न किसी तरीके से इस हालत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
मुमकिन है मेरे दलाइल से वो कायल ना हो सके हों। बहरहाल उन्होंने हर बार मुझे यही जवाब दिया कि इस मुकदमे में वो बेकसूर हैं और वो क्यों अपनी इज्जत नफस का सौदा करें। मुमकिन है ऐसा रास्ता इख्तियार करने में उनका सियासी कीर खराब होता हो या उन्हें यकीन हो कि वो कभी ऐसी सज़ा ना पाएंगे। कुछ शख्सियात पर भुट्टो साहिब के ख्यालात। हमारी मुलाकातों के दौरान भुट्टो साहिब ने वक्तना फ़ौक़ता कुछ शख्सियात पर तबसरे किए थे जो ज़ैल में दर्ज करता हूँ। नंबर अलिफ, फील्ड मार्शल अयूब खान एक दिन कहने लगे कि अयूब खान साहिब कई नादिर और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। वो दराज कद, खूबसूरत और नक्श पजीर शख्सियत के मालिक थे, लेकिन वो बहरानों में कमज़ोर दिल के मालिक थे। उन्होंने अपने हाथ के अंगूठे और कलीमे वाली उंगली के दरमियान कोई इंच भर फासला रख कर ये बात समझाने की कोशिश की थी। चूंकि भुट्टो साहिब को जेल में सिवाय खुराक और अद्वियात वगैरह के बाकी किसी किस्म की कोई अशिया ना मिल सकती थी। कहने लगे कि एक दफ़ा अयूब खान साहिब ने उनको जेल में विस्की की बोतलों का एक क्रेट भेजा था, और चूंकि उन्हें एक मामूली एहसान भी हमेशा याद रहता है, इस तोहफे की याद भी रही। जब वो खुद हुकूमत में वापस आए तो अयूब खान साहिब के फैमिली मेंबरान को टैक्स से बचने के इल्ज़ाम में धर लिया गया था, लेकिन उन्होंने इस एहसान को याद करते हुए उनके फैमिली मेंबरान की मदद की और इस मुसीबत से उनकी खलासी करवाई थी। भुट्टो साहिब को अयूब खान साहिब से सबसे बड़ा गला ये था कि उन्होंने पहला माशाल्लाह लगाकर कौम और जमहूरियत पर बहुत बड़ा जुल्म किया। उनके नज़दीक ये अक़दाम अयूब खान का नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह है। ये इस सिलसिले की 18वीं वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब से मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।